हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने देखा था कि शैवाल के कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, उनके स्वभाव और आवास यानी कि हैबिट और हैबिटाट कैसे होते हैं। आज हम देखेंगे कोशिका संरचना कि शैवाल की सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है, एल्गी के अंदर कैसी कोशिका संरचनाएं होती हैं। यहाँ पर कोशिका संरचना के आधार पर कोशिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की है, 3 श्रेणियों के अंदर विभाजित किया गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरी है यूकैरियोटिक और तीसरी हो जाएगी मेसोकैरियोटिक। मेसोकैरियोटिक तीसरी प्रकार है। तो यहाँ पर सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक। तो प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक प्रकार का और यू का मतलब होता है एडवांस प्रकार का। कैरियोटिक यानी कि केंद्रक। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। वही यूकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं जिनमें एडवांस्ड प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहेंगे। अब प्रारंभिक प्रकार के केंद्रक की क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं कि प्रारंभिक प्रकार के केंद्रक के अंदर एक तो केंद्रक झिल्ली होती है, उसका अभाव होता है। ठीक है, सामान्य तौर पर अगर यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखा जाए तो केंद्रक है वो दोहरी झिल्ली से आबद्ध रहता है, वहां पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर इस केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है और साथ ही साथ इनके अंदर केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस का भी अभाव होता है। इनके अंदर न्यूक्लियर शेप का अभाव होता है और जो डीएनए होता है वह स्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र का निर्माण नहीं करता। तो यहाँ पर स्टोन प्रोटीन का भी अभाव होगा। वही यूकैरियोटिक कोशिका में ये सब पाए जाते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है केंद्रक की, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो केंद्रक है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, इसका आनुवांशिक पदार्थ है जो गुणसूत्र है। डीएनए और स्टोन प्रोटीन मिलकर गुणसूत्र का यहाँ पर निर्माण करते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियर शेप भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है वही यहाँ पर बिखरा हुआ है और इसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड है, जो इस तरीके से इनके अंदर गुणसूत्र का निर्माण नहीं कर रहा है। ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। वही मेसोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये होता है कि इनके अंदर जो केंद्रक झिल्ली तो पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर गुणसूत्र और क्षारीय प्रोटीन है इनका अभाव होता है, वो देखने को यहाँ पर नहीं मिलते। और जो मेसोकैरियोटिक होते हैं वह डायनोफाइसी के अंदर पाए जाते हैं। डायनोफाइसी के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोसिस नहीं होता, यानी कि समसूत्री विभाजन नहीं होता। माइटोसिस होता है वो यहाँ पर अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर होता ये है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ वृद्धि करती है। ये जो इस तरीके से यहाँ पर वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये है डेवलपिंग सेप्टम। ये डेवलपिंग सेप्टम है, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ ग्रो करते हैं और फिर आपस में मिल जाते हैं। इस तरीके से ये कोशिकाएं 2 भागों में बट जाती है और इनका ये जो आनुवांशिक पदार्थ होता है ये भी 2 भागों में बट जाता है। तो इस तरीके से ये विभाजन करती है। यहाँ पर माइटोसिस होता है वो अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं साइनोफाइसी के सदस्यों के अंदर पाई जाती हैं। साइनोफाइसी वर्ग के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं और यहाँ पर जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो सेल वॉल होती है, मतलब ये तो बात हुई प्रोकैरियोटिक कोशिका की यानी कि साइनोफाइसी के सदस्य हैं, वहां पर जो सेल वॉल होगी वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसके अलावा क्लोरोफाइसी के सदस्यों के अंदर जो सेल वॉल होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है।
पैक्टिन की बनी होती है और इन पे श्लेष्मीय आवरण भी पाया जाता है। वही फियोफाइसी के अंदर जो सेल वॉल होती है वह हेमीसेल्यूलोज, एल्जिनिक अम्ल एवं फ्यूकोइडिन की बनी होती है। यहाँ पर जो फियोफाइसी है इनके अंदर हेमीसेल्यूलोज, एल्जिनिक अम्ल और फ्यूकोइडिन की कोशिका भित्ति बनी होती है। वहीं बेसिलेरियोफाइसी के अंदर सिलिका भी पाया जाता है कोशिका भित्ति के अंदर। तो इस तरीके से अलग अलग वर्ग के अंदर कोशिका भित्ति में कुछ अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये तो बात हो गई कि इनका अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, कोशिका भित्ति कैसी होती है। फिर बात करते हैं फ्लेजिला की, कि इनके अंदर फ्लेजिला भी पाए जाते हैं, यानी कि सभी कोशिकाओं में फ्लेजिला नहीं होते। जो कोशिकाएं गति करती हैं, चल कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर फ्लेजिला हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि फ्लेजिला होते हैं वो गति प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लेजिला हैं वो भी पाए जाते हैं जो चल कोशिकाएं होती हैं उनमें। फ्लेजिला है तो इनके अंदर एक केंद्रीय अक्ष होता है। फ्लेजिला के अंदर एक केंद्रीय अक्ष होता है जिन्हें बोलते हैं एक्सोनिम। यहाँ पर जो केंद्रीय अक्ष होगा उसे एक्सोनिम कहते हैं। जो केंद्रीय अक्ष होता है उनके अंदर तंतु पाए जाते हैं और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 होता है। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर दो तो केंद्रीय तंतु होते हैं, यानी कि ये जो दो हैं वो केंद्रीय एकल तंतु हैं और परिधि पर 9 तंतु पाए जाते हैं जो 2 उप तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 9 है वो तंतु पाए जाते हैं। परिधि पर 9 तंतु पाए जाते हैं और केंद्र में 2 तंतु पाए जाते हैं, एकल होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सोनिम के अंदर तंतु होते हैं या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये अरेंजमेंट यहाँ पर होता है। ये जो फ्लेजिला होते हैं इनकी संरचना और इनकी आकृति भी अलग अलग प्रकार की होती है और ये संरचना और आकृति के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होगा विप्लेस फ्लेजिला और दूसरा होगा टिनसेल। विप्लेस और दूसरा होगा टिनसेल टाइप। तो यहाँ पर जो विप्लेस फ्लेजिला होते हैं, ऐसे फ्लेजिला जिनकी बाहरी जो सतह होती है वो चिकनी होती है, जिस पर कोई रोम नहीं पाए जाते, तो उन्हें हम बोलेंगे विप्लेस फ्लेजिला। तो यहाँ पर ये जो फ्लेजिला है इसकी बाहरी सतह पर कोई भी प्रकार के रोम नहीं पाए जा रहे हैं, तो ये होंगे विप्लेस फ्लेजिला। ठीक है, तो ये विप्लेस फ्लेजिला हो गए। वही जो टिनसेल फ्लेजिला होते हैं इनके ऊपर जो ये सतह होती है, इनके ऊपर एक पंक्ति या फिर दोहरी दो पंक्तियों के अंदर रोम पाए जाते हैं। जैसे कि ये बाहर है वो रोम पाए जा रहे हैं, या तो एक ही पंक्ति में पाए जाएंगे या फिर ये 2 पंक्तियों में पाए जाते हैं। ये जो टिनसेल फ्लेजिला है इन्हें प्लूरो निमेटिक भी कहते हैं। और ये जो टिनसेल फ्लेजिला होते हैं इनके ऊपर ये जो रोम पाए जा रहे हैं वो एक ही तरफ प्रेजेंट होंगे, और अगर एक ही तरफ प्रेजेंट है तो इन्हें बोलेंगे स्टाइगोनिमेटिक। तो यहाँ पर ये जो इस तरीके की संरचना है फ्लेजिला की, तो हम इसे बोलेंगे स्टाइगोनिमेटिक। स्टाइगोनिमेटिक। और अगर ये जो रोम है वह फ्लेजिला के दोनों तरफ प्रेजेंट है तो इन्हें बोलेंगे पेंटोनिमेटिक।
इस तरीके से ये जो फ्लेजिला है, इनकी संरचना और इनकी आकृति में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं और यह कोशिका को गति प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कोशिका को सहायता प्रदान करते हैं गमन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात कर ली है इनके केंद्र की, इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, यहाँ पर फ्लेजिला है वो कैसे होते हैं। अब बात करते हैं आई स्पॉट की। आई स्पॉट कोशिका के अंदर, ये जो सेबाल कोशिका है इनके अंदर पिगमेंटेड कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसे हम बोलेंगे आई स्पॉट, यानी कि यहाँ पर ऐसे कोशिकांग जिनके अंदर वर्णक हैं, पिगमेंटेड कोशिकांग है, ये क्या कहलाएंगे, आई स्पॉट कहलाते हैं। यह गोलाकार, अंडाकार हो सकते हैं या फिर रेखीय हो सकते हैं और यह लाल नारंगी रंग के होते हैं, इसलिए हम इन्हें रेड आई स्पॉट भी कह सकते हैं। ये जो आई स्पॉट होते हैं ये प्रकाश ग्राही होते हैं, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और ये गमन करती हुई कोशिका को दिशा का ज्ञान करवाते हैं। ये हो गए आई स्पॉट। इसके बाद में हम बात करते हैं संचित भोजन की, कि यहाँ पर जो ये सेबाल है इनके अंदर संचित भोजन है वो क्या होता है। तो अलग अलग वर्ग के अंदर संचित भोजन होता है, वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। तो क्लोरोफाइसी के जो सदस्य होते हैं, क्लोरोफाइसी के अंदर जो संचित भोजन होगा वो होगा स्टार्च। ठीक है, यहाँ पर संचित भोजन होता है वो स्टार्च होता है। इसके अलावा जो जैंथोफाइसी है, जैंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्राइजोफाइसी, इन सभी के अंदर जो संचित भोजन होता है वह ल्यूकोसीन होता है। ल्यूकोसीन स्टार्च होता है। वही बात करें फियोफाइसी के अंदर, तो फियोफाइसी के अंदर जो संचित भोजन होता है वो लेमिनेरिन स्टार्च होता है। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों के अंदर जो संचित भोजन होगा वह फ्लोरिडीन स्टार्च होगा। साइनोफाइसी के सदस्यों के अंदर जो संचित भोजन होगा वह साइनोफाइसियन स्टार्च होगा। तो यहाँ पर जो संचित भोजन है वो अलग अलग वर्ग के अंदर अलग अलग प्रकार का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पाइरिनोइड की। पाइरिनोइड होते हैं वह स्टार्च का संश्लेषण और संचय करने का कार्य करते हैं। इनके अंदर स्टार्च का संचय होता है, संग्रहण होता है। पाइरिनोइड होते हैं इनके अंदर प्रोटीन की पट्टिकाएं प्रोटीन के तंतु पाए जाते हैं और इन पर स्टार्च की पट्टिकाएं पाई जाती हैं। ये जो पाइरिनोइड होते हैं ये इनकी संख्या कोशिका में अलग अलग होती है, यानी कि किसी कोशिका में ये एक होते हैं या फिर किसी में एक से अधिक भी होते हैं। तो पाइरिनोइड की संख्या है वो चेंज होती रहती है अलग अलग वर्ग के सदस्यों में। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। इसके बाद में हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी कि यहाँ पर ये जो एल्गी है इनकी कोशिकाओं के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं और ये जो वर्णक होते हैं जिस कोशिकांग में पाए जाते हैं उसे बोलते हैं प्लास्टिड।
प्लास्टिड यानी या फिर हम बोल सकते हैं लवक, ठीक है। तो ये प्लास्टिड यानी लवक के अंदर ये पाए जाते हैं और इनके अंदर वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर ये भी दो प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट दूसरा हो जाएगा क्रोमेटोफोर। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर। क्लोरोप्लास्ट ऐसे लवक हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। वही क्रोमेटोफोर्स ऐसे लवक होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, डी, ई आदि पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल बी का अभाव होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल होते हैं, ज़ैंथोफिल होते हैं, कैरोटीन है, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। इस तरीके से आज हमने देखा है शैवाल की कोशिका की संरचना।